अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज हम पढ़ेंगे हैगन प्रिंसिपल। हैगन प्रिंसिपल एमसीक्यूज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है और साथ ही साथ इससे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। अच्छा, हैगन प्रिंसिपल के कुछ पोस्टुलेटेड हैं, यानी हैगन ने कुछ चीज़ें बताई थी, उस चीज़ को हम आज पढ़ेंगे। एक छोटा सा फॉर्मूला है, उसकी डेरिवेशन करेंगे, बिल्कुल छोटा सा। और साथ ही साथ ईथर, हैगन ने ईथर की बात की थी, तो इस चीज़ को भी देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो देखो भाई, हैगन ने कहा क्या था लाइट के बारे में। हैगन ने कहा था कि लाइट एक मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव क्या होती है कि जिसको ट्रैवल करने के लिए, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की ज़रूरत हो। तो हैगन ने ये कहा था। अब इन्होंने कब कहा? ये इन्होंने जब कहा था जब ये चीज़ प्रूफ नहीं हुई थी कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। यानी ये चीज़ बाद में प्रूफ हुई कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इस चीज़ के प्रूफ होने से पहले हैगन ने कहा था कि लाइट एक मैकेनिकल वेव है। अच्छा, इनके इस कॉन्सेप्ट से भी हमें बहुत सारी चीज़ें समझने का जो है वो मौका मिला और बहुत सारी चीज़ें समझ में आई। जैसे हैगन के प्रिंसिपल की मदद से हमने डायफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस और फॉर्मेशन ऑफ इमेज, इन चीज़ों को समझा। तो हैगन ने क्या कहा? हैगन ने कहा कि लाइट इज़ अ मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव। अच्छा, अगर मैकेनिकल वेव है तो इसका मतलब है मीडियम चाहिए होगा। तो मीडियम क्या है? इट रिक्वायर्ड मीडियम। और उस मीडियम का क्या नाम दिया? कॉल्ड ईथर। अब देखो इन्होंने पूरी बात क्या करी, ये समझो। इन्होंने कहा कि ईथर जो है ना हर तरफ मौजूद है, यानी स्पेस में भी मौजूद है, हमारी ज़मीन के बाहर चले जाओ वहाँ भी ईथर मौजूद है, पूरे ज़मीन पे भी ईथर मौजूद है। तो इस ईथर की मदद से लाइट ट्रैवल कर पाती है। ये बात थी रॉन्ग, ठीक है, ये आपने याद रखना है। ये बात थी गलत, रॉन्ग। लाइट एक मैकेनिकल वेव नहीं है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसको किसी किस्म के मीडियम की ज़रूरत नहीं है। जब भी लाइट जो है वो स्पेस के अंदर, यानी हमारा जो स्पेस है, यानी जो हमारा सरफेस है या हमारी जो अर्थ के बाहर का रीजन है, उधर लाइट ट्रैवल कर सकती है क्योंकि उसको कोई मीडियम नहीं चाहिए। इन्होंने ये बात कही थी 60s में, यानी इनकी ये बात जो थी ना वो 60s के बाद इन्होंने ये बात कही थी। तो उस वक्त तक ये प्रूफ नहीं हुआ था कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो उस वक्त तक इनकी बात को सही समझा जाता था। लेकिन जैसे ही मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने ये चीज़ प्रूफ कर दी कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इनकी ये बात गलत हो गई। लेकिन इनको हम पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि उस वक्त इन्होंने कुछ लॉजिकल रीजंस दिए थे जो कि ठीक साबित हो रहे थे, तो इसलिए आज इन्हें पढ़ा जाता है। ठीक है, बात समझ आ गई। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है हैगन प्रिंसिपल हैज़ प्रूफ अ लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि भाई अगर मैं पेन को ड्रॉप करूँगा तो ये ज़मीन पर आके गिरेगा। बात तो ठीक है, लेकिन कुछ लॉजिक भी तो होना चाहिए, कोई वजह भी तो होनी चाहिए, कोई एक्सप्लेनेशन भी तो होनी चाहिए। तो इन्होंने वही लॉजिकल रीजनिंग दी अपनी बात को प्रूव करने के लिए। टू अंडरस्टैंड द फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि हैगन प्रिंसिपल की मदद से हमें किन प्रोसेस को समझने में मदद मिली। तो हैगन प्रिंसिपल की मदद से हमें इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, यानी एक लाइट वेव का दूसरी लाइट वेव से मिलना, या एक ही सेम सोर्स से आने वाली लाइट का टूट कर आपस में मिलना, इंटरफेरेंस का फिनोमिना समझने में मदद मिली। डायफ्रैक्शन यानी लाइट का पाथ को चेंज करना, जैसे यूँ जा रही है जाते जाते पाथ चेंज हो जाए, ये चीज़ समझने में मदद मिली। अभी आगे इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन सारी चीज़ें बहुत डिटेल में आ रही हैं, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छी समझ में आ जाएगी वहाँ पर भी। अच्छा, अब हैगन ने कुछ स्टेटमेंट दी, जो कि दो स्टेटमेंट है जो कि आपने हमेशा याद रखनी है। पहली स्टेटमेंट जो है वो वेव फ्रंट से रिलेटेड है। देखो, अगर आपसे पूछ लिया जाए हैगन ने कितनी स्टेटमेंट दी थी, तो हैगन ने 2 स्टेटमेंट दी। पहली स्टेटमेंट वेव फ्रंट से रिलेटेड है, दूसरी स्टेटमेंट वेव फ्रंट के डिस्टेंस से रिलेटेड है। चलो यहाँ मेरी बात सुनो, पहले ये समझ लो, स्टेटमेंट खुद ही समझ आ जाएगी। ये हमारे पास लाइट सोर्स है, कोई गलत बात नहीं करी मैंने, ठीक है। लाइट सोर्स है तो क्या हो रहा होगा? लाइट निकल रही होगी। अब फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट पर आकर, इस पॉइंट पर मैंने एक वेव फ्रंट बनाया। देखो, वेव फ्रंट में बहुत ज़्यादा डिटेल में समझा चुका हूँ। अगर वेव फ्रंट नहीं समझ में आया तो जाकर एमी इंग्लिश सेंटर लिखो वेव फ्रंट एमी इंग्लिश सेंटर, पूरी वीडियो मिल जाएगी। लेकिन यहाँ भी समझ लो, यहाँ भी बता देता हूँ। भाई देखो, वेव फ्रंट क्या होता है कि जहाँ पर तमाम जो डिस्टर्बेंस ऑफ वाइब्रेशन है वो सेम फेस में हो। फॉर एग्जाम्पल समझो ये एक वेव आई, इस वेव में यहाँ पे क्रस्ट था,
ये दूसरी वेव आई, इसमें भी यहाँ पे क्रस्ट था, ये तीसरी वेव आई, यहाँ पे भी क्रस्ट था। जब हम इन तीनों क्रस्ट को आपस में मिला देंगे एक लाइन की मदद से, तो ये जो लाइन होगी इट इज़ कॉल्ड वेव फ्रंट। ये वेव फ्रंट है आपके पास, ठीक है। देखो डिस्टर्बेंस सेम है, सब में आ रहा है क्रस्ट, फेस सेम है, डिस्टर्बेंस का फेस सेम आ रहा है, सब में क्रस्ट आ रहा है, तो ये वेव फ्रंट है, ठीक है। तो अब यहाँ पर तो मैंने इस लाइन को इस तरह से बनाया, अब यहाँ पर जस्ट इस लाइन को बना रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर मैंने लाइन को बना दिया। अच्छा, हैगन ने ये कहा कि ये जो पहला वाला वेव फ्रंट बना है ना, दूसरे वाले वेव फ्रंट के लिए सोर्स का काम करेगा। बहुत सिंपल बात है। देखो कहने का मतलब ये है कि अगर ये नहीं होता ना तो दूसरा वेव फ्रंट कभी नहीं बनता। आप बोलोगे सर वेव फ्रंट तो लाइट की वजह से बन रहा है, बिल्कुल ठीक बात है, वेव फ्रंट लाइट की वजह से बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये पहला वेव फ्रंट लाइट की वजह से बना, लेकिन दूसरा वेव फ्रंट कब बना, जिसे हम वेवलेट भी कहेंगे, ये पहले वाले वेव फ्रंट की वजह से बना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोरमा नहीं बनाया होता तो बिरयानी नहीं बनती, पुलाव बन जाता या सादे चावल बन जाते, है ना, बात समझ आई ना। तो बिल्कुल इसी तरह से ये कोरमा हो गया, कोरमा हो गया, ये आई थिंक कोरमा कैसे लिखते हैं, ये कोरमा हो गया, और फिर ये इस कोरमे की मदद से बिरयानी बन गई। ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा है, लेकिन इस तरह से भी याद रख सकते हो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया कोरमा, ये हो गया बिरयानी। फॉर एग्जाम्पल लाइट सोर्स था आपके पास, ये सोर्स हो गया, ठीक है, ये आपका SORU, ये आपका सोर्स हो गया। इस सोर्स की वजह से जो है ये वाला वेव फ्रंट बना, ये वाला वेव फ्रंट बना, और इस वेव फ्रंट ने अब सोर्स का काम किया, इस वेव फ्रंट ने अब सोर्स का काम किया, तो ये वाला वेव फ्रंट बना। पहले स्टेटमेंट में इन्होंने यही बात करी थी कि जो सेकंड वाला वेव फ्रंट है उसके लिए सोर्स का काम किया है पहले वाले वेव फ्रंट ने, यानी पहला वाला वेव फ्रंट था तो दूसरा वाला वेव फ्रंट बना। चलो यहाँ पर देखो, एट सम टाइम यानी कुछ टाइम के बाद पहला वेव फ्रंट आएगा। कंसीडर एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एज अ सोर्स ऑफ अ न्यू स्पेरिकल वेव फ्रंट। तो जो पहला वाला वेव फ्रंट है वो दूसरे वाले वेव फ्रंट के लिए सोर्स है, ये नहीं होगा तो ये नहीं बनेगा। अब फॉर एग्जाम्पल तीसरा वेव फ्रंट बना रहा हूँ, किसकी मदद से बना, बिल्कुल सही, दूसरे वाले वेव फ्रंट की मदद से। अगर ये नहीं होता तो ये नहीं बनता। चलो बात बहुत अच्छी समझ में आई माशाल्लाह से। अच्छा अब आखिरी देखो, तो स्टूडेंट अब जो है अपना दूसरा वाला पॉइंट समझते हैं या दूसरा वाला स्टेटमेंट समझते हैं। एट अ लेटर टाइम, कुछ टाइम के बाद, t प्लस डेल्टा टी, आपके पास टाइम आएगा। अब वो कैसे आएगा ज़रा मैं बताता हूँ। ईच वेव हैज़ अ रेडियस, तो हर वेव का रेडियस होगा c डेल्टा टी, यानी रेडियस से क्या कह रहे हैं ये कि r आपके पास बराबर होगा c डेल्टा टी के लिए। अब ज़रा मेरी बात सुनो, मेरी बात समझो, ये क्या रहा है। देखो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, r है। अब आप बोलोगे सर ये कैसे r बन रहा है, ज़रा मुझे बताएं। देखो बेटा यहाँ पर लो, ये आपका सोर्स हो गया लाइट का, है ना, ये लाइट का आपका सोर्स आ गया। अच्छा अभी मैं क्या बना रहा हूँ, इतना वेव बना रहा हूँ, है ना, यहाँ पर मैं इतनी सी वेव फ्रंट बना रहा हूँ। अगर मैं इसको पूरा कर दूँ तो ये एक सर्कल नहीं बना लेगा। इसी तरह अगर मैं दूसरा वाला वेव फ्रंट बनाऊँ तो वो ऐसे बन रहा है, लेकिन अगर कंप्लीट कर दूँ तो सर्कल बना लेगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस r1 और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस r2 हो जाएगा, इसीलिए इसे इन्होंने r कहा, रेडियस कहा, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया r। अच्छा अब मुझे बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में टाइम कितना लगा, t1 लगा, है ना। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में टाइम कितना लगेगा, t2 लगेगा, है ना। तो इन दोनों के दरमियान का टाइम कितना होगा, पहले वाले वेव फ्रंट और दूसरे वाले वेव फ्रंट के दरमियान का टाइम कितना होगा, डेल्टा टी। कैसे, आप t2 में से माइनस करो, t2 में से माइनस करो t1, तो ये आ जाएगा डेल्टा टी। कैसे, t2 माइनस t1, है ना, ऐसे ही आएगा ना। तो देखो भाई वेलोसिटी का फॉर्मूला मुझे बताओ। अभी मैं आपको ज़रा एक फार्मूला ड्राइव करके दिखाता हूँ, अभी ये चीज़ ड्राइव करके दिखाता हूँ। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। एस किसके बराबर है, रेडियस के। क्यों बराबर है, क्योंकि एक सर्कल बन रहा होगा, ठीक है। अच्छा टाइम तो टाइम ही रहेगा, टी तो टी ही रहेगा, ठीक है। अच्छा ये v किसके बराबर होगा, अब देखो आपके पास वेव कौन सी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। लाइट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ तो यानी जो v है वो c कहलाएगा, है ना, फिक्स c कहलाएगा।
तो यहाँ क्या आ गया, यहाँ आ गया आपके पास सी, यहाँ क्या आ गया, यहाँ आ गया आपके पास आर, यहाँ क्या आ गया आपके पास, ये आ गया टी। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक के टाइम का बात कर रहे हो तो T1 हो गया, ठीक है। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक की टाइम बात कर रहे हो T2 हो गया। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि पहले वाले वेव फ्रंट और दूसरे वाले वेव फ्रंट के दरमियान कितना जो है वो टाइम है, तो वो डेल्टा टी होगा। हमने तो ऊपर निकाला, तो यानी ये डेल्टा टी आ गया, ठीक है। तो ये इधर ले जाओ, सी डेल्टा टी इक्वल टू आर। देखा, ये चीज़ ड्राइव हो गई। तो हमने असल में निकालना था, अच्छा ये आर क्या है, पहले वाले वेव फ्रंट और दूसरे वाले वेव फ्रंट के दरमियान का डिस्टेंस निकाला है हमने। तो हैगन ने ये कहा कि पहले वाला वेव फ्रंट और दूसरे वाले वेव फ्रंट के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो आर है, और वो बराबर है सी इज इक्वल टू डेल्टा टी। यहाँ पर मैंने आपके लिए इस चीज़ को लिख दिया। आई होप ये तीसरा वाला पोस्टुलेट जो कि लिखा हुआ था आपको समझ में आ गया होगा। तो हैगन ने जितनी भी बातें करी थी वो मैंने बहुत डिटेल में आपको बता दी। बात समझ में आ गई होगी, ना आई हो तो पूछना ज़रूर बताऊँगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देख लेना पूरा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआ में ज़रूर याद।